अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है नबील अंसारी ने। नावल का नाम है दिल फूलों की बस्ती। मुसन्निफ़ा है निगहत अब्दुल्ला। किस्त नंबर 13। ये नहीं था कि वक्त बहुत तेज़ी से भागा था, उसकी वही अपनी रफ्तार थी। लेकिन आसिया ने अपनी ज़िंदगी का जो लाइहा अमल मुरतब कर लिया था, उसके मुताबिक चलने के लिए उसे अपनी सारी तवज्जो उधर ही मरकूज़ रखनी पड़ी थी। उसे नबील, मदिया, सबाहत की बेहतरीन तालीम और तरबियत करके उन्हें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना था, जिसके लिए ज़रूरी था कि वो उन्हें किसी महरूमी का एहसास ना होने दे। और अपनी तरफ से उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुद अपनी ज़ात को फरामोश करके उसने उन तीनों बच्चों की आबियारी की थी, बगैर किसी सहारे और किसी की मदद के। ये नहीं था कि कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था, सभी थे हर दुख सुख में शरीक। लेकिन उसने जिस तरह अपनी ज़िंदगी के नए बाब को उन तीन बच्चों के नाम इंतसाब किया था, तो फिर उसमें किसी और की गुंजाइश ही नहीं रखी थी, जबकि ज़िंदगी के बाकी सारे मामलात उसी तरह चलते रहे थे। वही घर था जिसमें बस थोड़ी बहुत तब्दीली आई थी। पहले ऊपर का पोर्शन बड़े भैया के पास था और उनके बाहर जाने के बाद 2 साल तक तो उन्हीं के इंतज़ार में खाली रखा गया। फिर जब अदील भाई की शादी डॉक्टर यास्मीन के साथ हुई तो वो भी बस 1 साल यहाँ रहे। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी कनाडा चले गए। तब आसिया ने अपना ठिकाना ऊपर कर लिया था। ये उसकी ज़रूरत थी, गो कि उसका अपना अपार्टमेंट मौजूद था, लेकिन वहाँ रहने का उसने कभी नहीं सोचा था। अलबत्ता अपना सामान उठवाकर उसे किराए पर दे दिया था। बहरहाल काफ़ी वक्त गुजर गया था। 17 साल। 17 सालों में बच्चे नौजवानी की दहलीज पर आकर जहाँ जवानों के हौसले बुलंद कर रहे थे, वहाँ अम्मा जी और अब्बा जी के बुढ़ापे को अपनी शौखियों, शरारतों और खिदमतों से सहारा देकर उनकी दुआएं समेट रहे थे। घर में सिर्फ खलील भाई और आसिया के बच्चे थे। बाकी शकील भाई जो शुरू से इस्लामाबाद में मुकीम थे, उन्होंने वहीं मुस्तकिल ठिकाना कर लिया था, लेकिन माँ बाप से गाफिल कभी नहीं हुए थे। हर त्यौहार के अलावा छुट्टियों में भी बाल बच्चों समेत उनकी आमद यकीनी होती थी। उनके वही 2 बच्चे अशर और समिया थे। और बड़े भैया जो 2 साल का कहकर जद्दा गए थे, पूरे 10 बरस बाद लौटे तो अपना अलग घर ले लिया। सायरा से उनकी 3 औलादें थीं, रिजा, मरियम और समीर। यहाँ आकर उन्होंने नबील को भी अपने साथ ले जाना चाहा था, लेकिन वो अम्मा जी, अब्बा जी और आसिया से अलग होने पर तैयार ही नहीं हुआ था। अलबत्ता वीकेंड पर उनके पास चला जाता था, जबकि अदील भाई और यास्मीन अभी तक कनाडा ही में थे और इन बरसों में 2-3 बार ही आए थे। उनकी 2 बेटियां थीं और क्योंकि अब बेटियां बड़ी हो रही थीं, तो शायद इसीलिए उन्होंने जल्द मुस्तकिल वापसी का इरादा लिख भेजा था। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उनका इस घर में रहना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि शुरू से अलग थलग रहने वाले सबके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह हमेशा साथ रहने वाले अलग होने के ख्याल से परेशान हो जाते हैं, जैसे मैमूना भाभी। इस अरसे में 2 बार खलील भाई ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर गए थे, लेकिन मैमूना भाभी ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। उनके पास ठोस बहाना बच्चों के स्कूल का था और उनके बच्चों में एक और बेटी सोबिया का इजाफा हुआ था, जो कि मदिया और सबाहत से 2 साल छोटी थी। बहरहाल इस घर के आंगन में खलील भाई और आसिया के बच्चे परवान चढ़े थे और अपने अलग अलग मिजाजों के बावजूद एक दूसरे से बहुत करीब थे। जैसे बचपन में साथ खेलते तो कभी लड़ते भी थे, अभी भी वही आलम था। सब में बड़े नबील भाई थे, जिनके बचपन का इब्तदाई दौर माँ बाप के दरमियान कशीदगी फिर बीमारी की नज़र हुआ, जिससे उनकी शख्सियत खासी टूट फूट गई थी। आसिया की बहुत मोहब्बत और तवज्जो के बावजूद वो ना तो बगैर सहारे के चलने के काबिल हो सके और ना ही उनमें एतमाद पैदा हुआ, वैसे ही कमगो और खाइफ से जैसे बचपन में हुआ करते थे। हालांकि उनके तमाम कज़न्स सिवाय मदिया के उन्हें बहुत मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम देते थे, फिर भी वो अलग थलग रहते थे। उनकी किसी से दोस्ती थी तो किताबें और सबाहत, उनकी मौजूदगी में वो सब भूल जाते थे। उनका कमरा वही था जहाँ बहुत बचपन में नबीला उन्हें तन्हा छोड़ देती थी। उस कमरे की खिड़की टेरेस की तरफ खुलती थी और उसके पास उनकी राइटिंग टेबल रखी थी। सामने दीवार के साथ बेड और उस तरफ सोफ़ा सेट। उनके साथ वाला कमरा मदिया और सबाहत का मुश्तरका कमरा था, जिसमें दीवार गिर अलमारी का पट अक्सर मदिया इतनी ज़ोर से बंद करती थी कि उन्हें अपना बेड हिलता हुआ महसूस होता था। अगर ये हरकत सबाहत करती तो वो उसे ज़रूर टोकते, लेकिन मदिया अगर ये हरकत करती तो उसे वो सिर्फ उन बातों पर टोकते थे जिनमें उसका नुकसान होता। अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कभी उसे सर्जिश नहीं की थी, इसलिए कि वो कुछ ज़िद्दी सी थी और मनमानी भी उसकी सरश्त में शामिल थी। ख़ुसूसन नबील के साथ उसने शुरू से ज़िद बांध ली थी। इसकी वजह शायद ये थी कि आसिया अक्सर नबील को उस पर फोकियत दे जाती थी और हमेशा जायज़ बात पर ही ऐसा होता था,
लेकिन मदिया अपनी नाजायज़ को भी जायज़ के खाते में डालती थी और दूसरे की जायज़ को नाजायज़ के खाते में। अगर उम्रों में ज़्यादा फ़र्क ना होता तो उसकी नबील के साथ बाकायदा ठनी रहती। अभी भी डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट कभी कभी उनकी तज़लील और दिल आज़ारी कर जाती थी, जिस पर सिवाय उनके बाकी तमाम कज़न्स एहतजाज करते थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। और उसी की जुड़वा बहन सबाहत थी। रंग रूप नाक नक्शा तो बिल्कुल एक जैसा था, ज़रा सा फ़र्क था तो उस तिल का, जिसे पहचान के लिए सबसे पहले सीमा भाभी ने उसकी ठोड़ी के दाएं तरफ लगाया था। फिर एक अरसा तक मैमूना भाभी और अम्मा जी उसी पर निशान लगाती रही थी, और जब वो भूल गईं तो कुदरत की तरफ से अपने आप वहाँ तिल निकल आया था, जो उसके शफाफ चेहरे की दिलकशी में इजाफे का बाइस था। और क्योंकि पहली नज़र उसी पर पड़ती थी, इसलिए दोनों की पहचान में मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन लड़कपन की उम्र से निकलते ही मदिया ने जाने अपने चेहरे की दिलकशी में इजाफे की खातिर या सबको मुश्किल में डालने के लिए वैसा ही दिल बनाना शुरू कर दिया था, जिससे सिर्फ एक शख्स धोखा नहीं खाता था, और वो नबील थे। उन्होंने कभी उस दिल के धोखे में उसे सबाहत नहीं पुकारा था, जबकि बाकी सब धोखा खा जाते, यहाँ तक कि आसिया भी। बहरहाल शक्लो सूरत एक सी, लेकिन आदात में सबाहत उसके बरक्स थी। हद दर्जा नरम खू जैसे मदिया के रवैयों की तलाफी भी उसी को करनी थी। सबसे ज़्यादा उसे अपने नबील भाई की फ़िक्र रहती थी कि बाकी सब तो फिर भी मदिया से कह सुन लेते थे, लेकिन वो बेचारे बिल्कुल खामोश हो जाते। कभी ऐसा भी होता कि मदिया नबील की दिल आज़ारी करती और उसके कुछ देर बाद सबाहत उसकी तलाफ़ी करने के लिए ख़ुद को मदिया ज़ाहिर करती और माफ़ी मांगती। उस वक्त उन्हें उस पर बेतरह प्यार आता, लेकिन ज़ाहिर नहीं करते थे, बल्कि उसकी बात रखने की खातिर बाद में उसे बताते कि मदिया ने अपने रवैये की माफ़ी मांगी है, और वह अपनी तदबीर पर खुश हो जाती थी। बहरहाल आसिया ने तीनों बच्चों को एक सी तवज्जो और मोहब्बत दी थी। इसके बावजूद उनके मिजाजों में फ़र्क वो भी नहीं मिटा सकी थी, क्योंकि हर बच्चा अपनी फितरत लेकर पैदा होता है, जिसे जब तक वो खुद ना बदलना चाहे कोई नहीं बदल सकता, वरना हर बच्चा अपने माँ बाप की ख्वाहिशों का बरतू होता। आसिया भी क्लिनिक से लौटी थी। रोज़ाना की तरह कुछ देर अम्मा जी और अब्बा जी के पास बैठकर उनका हाल अहवाल पूछा, फिर ऊपर आई तो बुआ जैसे इंतज़ार में बैठी थी। फ़ौरन उठती हुई बोली, जल्दी से मुँह हाथ धोकर आ जाओ, मदिया बहुत देर से भूख भूख कर रही है। तो आपने खाना लगा देना था बुआ, मेरे इंतज़ार में क्यों बिठाए रखा उसे? उसने कहा। लो, मैंने तो कितनी बार कहा उससे, लेकिन उसकी अपनी ज़िद थी कि तुम्हारे साथ खाएगी। अच्छा चलें, आप खाना लगाएं और उन तीनों को भी बुलाएं, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, वो कहती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आसिया डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो तीनों ने एक साथ उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो, खड़े क्यों हो? वो अपनी कुर्सी खींचते हुए बोली। आज आपने बहुत देर कर दी मम्मा, मदिया ने बैठते ही कहा तो उसने घड़ी पर नज़र डालने के बाद ताज्जुब से उसे देखा। 8:30 हो रहे हैं और मैं रोज़ाना इसी वक्त आती हूँ। आप तो अपने वक्त पर आती हैं मम्मा, लेकिन मदिया को भूख वक्त से पहले लग गई थी, इसलिए इसे ऐसा लग रहा है। सबाहत ने सालन का डोंगा उसके सामने करते हुए कहा। हाँ, बुआ ने बताया है मुझे, और तुम्हें भूख लगी थी बेटा तो खाना खा लेना था। आइंदा इस तरह मेरे इंतज़ार में मत बैठी रहना। लो शुरू करो। उसने मदिया की प्लेट में सालन डाला, फिर डोंगा नबील को थमाकर पूछने लगी, तुमने लेक्चररशिप के लिए अप्लाई किया था, कोई जवाब आया? नहीं फूफो, अभी तक तो नहीं आया, नबील ने कहा था कि मदिया फ़ौरन बोली। आएगा भी नहीं? क्यों? आसिया ने तीखी नज़रों से उसे देखा तो वो सटपटा कर बोली, वो मम्मा हर जगह सिफारिश चलती है ना, और नबील भाई के लिए कोई सिफारिश नहीं। जी नहीं, सबाहत फ़ौरन बोली। नबील भाई को किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक कह रही हूँ ना मम्मा? आसिया ने सर हिलाकर तायद की, फिर खाने में मसरूफ़ हो गई। खाने के बाद उसने मदिया और सबाहत को पढ़ने की ताकीद की, फिर अपने कमरे में आकर बैठी थी कि मैमूना भाभी आ गईं। सोने की तैयारी कर रही हो? नहीं, अभी तो खाना खाया है, आइए बैठें, चाय पियेंगी? हाँ, चाय ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि आज मेरा सोने का कोई प्रोग्राम नहीं है, चौकीदारी करनी है, मैमूना भाभी ने आराम से बैठते हुए कहा। चौकीदारी? क्या मोहल्ले वालों ने आपको? वो हंसी। मोहल्ले वालों ने नहीं, तुम्हारी और मेरी औलादों ने। पहले चाय का कहो, फिर बताती हूँ। सबा बेटा, मेरे और मामी जी के लिए चाय ले आओ, और नबील से भी पूछ लेना, उसने वहीं से सबाहत को पुकार कर कहा। फिर मैमूना भाभी को देखा तो वो आवाज़ दबाकर कहने लगी, मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूँ, यहाँ से किसी को नीचे नहीं उतरने देना। तुम्हारे भाईजान आज टूर पर सखर गए हैं और इन बच्चों ने VCR देखने का प्रोग्राम बना लिया है। मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। रात भर बैठकर फिल्में देखेंगे तो सुबह कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे? फिर अम्मा जी और अब्बा जी की नींद अलग ख़राब होगी। बड़ी राजदारी से प्रोग्राम बना रहे थे कि जब हम दोनों सो जाएंगे तब उम्र VCR और फिल्में लेकर आएगा। ऐसी बेहुदा फिल्में भला देखने की होती हैं, इसीलिए तो VCR घर में नहीं रखा, वरना मैं क्या कम शौकीन हूँ, खुद उनके साथ बैठकर देखती। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, फ़िक्र नहीं करें, मदिया और सबाहत को मैं रोक लूँगी।
اس نے کہا اور صباحت کو دیکھنے لگی جو چائے لے کر آ رہی تھی۔ مدھو کہاں ہے؟ میمونہ بھابھی نے اس سے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی نیچے گئی ہے صوبیہ کے پاس۔ صباحت کا جواب سن کر آسیہ قدرے غصے سے بولی، میں نے اسے پڑھنے کے لیے کہا تھا، پھر وہ نیچے کیا کرنے گئی ہے؟ پتہ نہیں مما، میں ابھی بلاتی ہوں اسے۔ صباحت اس کے غصے سے خائف ہو کر فوراً بہن کو بلانے چلی گئی تو میمونہ بھابھی چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر بولی، آسیہ تمہاری یہ بیٹی بہت سیدھی ہے اور ساتھ میں سمجھدار بھی۔ اور مدیہ؟ آسیہ نے فوراً پوچھا تو میمونہ بھابھی بے ساختہ مسکرائیں۔ مدیہ مجھے بے وقوف لگتی ہے۔ آپ شاید مذاق کر رہی ہیں یا پھر میرے سامنے آپ؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، وہ واقعی بے وقوف ہے، تمہاری طرح۔ جناب میں کبھی بھی بے وقوف نہیں تھی۔ آسیہ نے یوں سر جھٹکا جیسے انہوں نے کوئی ناممکن بات کہی ہو۔ ہاں، بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تم نے، بچوں کو بہانہ بنا کر ایک دھوکے باز ہرجائی کے نام پر زندگی تیاگ دی۔ ہاں، میمونہ بھابھی نخوت سے بولیں۔ اب یہ میری قسمت کے اس جیسا پھر کوئی اور ملا ہی نہیں، وہ بظاہر مسکرائی تھیں۔ میمونہ بھابھی بڑبڑائی پھر کھڑی ہو گئیں۔ مدھو اور صبا کو بھیج دیں اور آپ کو چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان دونوں کو سلا کر سوؤں گی۔ وہ ان کے ساتھ کمرے سے نکل کر آئی، پھر کھلی چھت پر ٹہلنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد مدیہ اور صباحت آئیں تو وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے مما، آپ سو نہیں رہیں؟ مدیہ نے پوچھا۔ تم دونوں کو صبح کالج جانا ہے کہ نہیں؟ وہ مدیہ کی بات یکسر نظر انداز کر گئی۔ جانا ہے مما۔ تو اب تک نیچے کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر سو، آسیہ قدرے روب سے بولی۔ ابھی تو 10 بھی نہیں بجے مما، مدیہ نے صباحت کو کوہنی مارتے ہوئے کہا کہ وہ بھی کچھ بولے، لیکن وہ اسے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ آسیہ نے ایک بار پھر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ کالج سے آ کر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نبیل کے کمرے کی جھاڑ پونچھ کی غرض سے صباحت نے ان کے کمرے کا رخ کیا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ گو کہ نبیل چیزیں نہیں پھیلاتے تھے، لیکن سامنے کی کھڑکی بند کرنا بھول جاتے ہمیشہ، جہاں سے ڈھیروں گرد ان کے کمرے اور خصوصاً رائٹنگ ٹیبل پر ہر چیز کو خراب کرتی تھی۔ اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، ان کے کمرے کی صفائی اپنے ذمے لے لی تھی، کیونکہ بوا ادھر کی چیزیں ادھر کر دیتی تھیں۔ نبیل کو خاصی پریشانی ہوتی تھی، بروقت کام کی چیز ملتی ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بوا کا اپنے کمرے میں داخلہ بند کر دیا تھا۔ اور شروع میں تو انہوں نے اسے بھی منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانی اور دھیرے دھیرے اپنا معمول ہی بنا لیا تھا۔ اس وقت اس نے پہلے بیڈ کی چادر جھاڑ کر دوبارہ سے بچھائی، پھر صوفوں کی گرد جھاڑی، اس کے بعد رائٹنگ ٹیبل کے پاس آئی تھی کہ نبیل کی سٹک کی آواز سن کر اس نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نبیل نے اندر آتے ہوئے پوچھا تو وہ دوبارہ ٹیبل کے پاس جا کر بولی، صفائی۔ اگر تمہیں صفائی کا اتنا ہی شوق ہے تو شام میں کر لیا کرو۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں میں تمہیں، اس وقت کالج سے تھکی ہوئی آتی ہو، آرام کیا کرو۔ کوئی ایسا جان چوکھوں کا کام تو نہیں ہے نبیل بھائی، منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا شام تک آپ کا کمرہ گندا پڑا رہے۔ وہ جلدی جلدی ٹیبل صاف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا دیکھو، دراز میں نیلے رنگ کی ڈائری ہوگی، وہ مجھے دے دو، انہوں نے بیڈ پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے دراز کھول کر ڈائری نکالی اور انہیں تھما کر پوچھنے لگی، آپ نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، میں نیچے ابا جی کے پاس تھا، انہی کے ساتھ کھایا ہے۔ اب برائے مہربانی تم جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ انہوں نے گھٹنوں پر رکھ کر ڈائری کھولی اور تبھی ادھر سے مدیہ نے حسب عادت زور سے الماری بند کی تھی، جس کی آواز ادھر گونجی تھی، اور نبیل غالباً عادی ہو چکے تھے جبھی ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، جبکہ وہ جھنجھلا گئی۔ اف، یہ مدھو کبھی نہیں سدھرے گی۔ نبیل بھائی، آپ اسے ڈانٹتے کیوں نہیں؟ کیوں، کیا کیا ہے اس نے؟ انہوں نے تجاہل عارفانہ سے دیکھا۔ ہائے، کہ ابھی آپ کا پورا کمرہ دہل گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، تب وہ ذرا سا مسکرائے۔ نہیں، خیر پتہ تو چلا ہے کہ مدیہ اس وقت کسی بات پر تل ملائی ہوئی ہے۔ جاؤ دیکھو کہیں غصے میں تمہاری چیزیں اٹھا کر نہ پھینک دے۔ ہاں، غصے میں اسے میری ہی چیزیں ملتی ہیں۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور سارے میں نظریں دوڑانے کے بعد مدیہ کو دیکھا۔ وہ آرام سے لیٹی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مدیہ نے ٹوکا۔ میرا خیال تھا تم سو چکی ہو، اس نے کہا تو مدیہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تقریباً سو چکی تھی، لیکن نبیل بھائی کی ٹک ٹک نے میری ساری نیند اچاٹ کر دی۔ ان سے کو اپنی سٹک کے سرے پر ربڑ لگوا لے، اس کی آواز مجھے زہر لگتی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو مدھو، نبیل بھائی شوق سے سٹک لے کر نہیں چلتے، اس نے تعصب سے ٹوکا تو وہ مزید چڑ گئی۔ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دوسروں کی نیندیں خراب کریں۔ اچھی بھلی سو گئی تھی، آ گئے پتہ نہیں کہاں سے۔ مما کو بھی یتیم پالنے کا شوق ہے۔ اف، صباحت نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے جو کوئی یتیم ہو، اللہ سلامت رکھے بڑے ماموں کو، اور ہاں ہاں کہو، اور ہمارے باپ کو۔ اس کے خاموش ہونے پر مدیہ نے چٹک کر کہا تھا، تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو مدھو، مما نے اگر سن لیا نا تو بہت ماریں گی تمہیں، یہ خیال بھی نہیں کریں گی کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ کیوں ماریں گی؟ باپ گالی تو نہیں ہے، گالی ہوتے تو میرے اور تمہارے ناموں کے ساتھ ان کا نام نہ لگا ہوتا۔
مدیہ تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ اچانک آواز دبا کر کہنے لگی، سنو، کسی دن مما سے سکندر حیات کے بارے میں پوچھیں گے، ان کا اتا پتہ مل گیا تو مل بھی آئیں گے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صباحت کچھ پریشان ہو گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، آخر وہ ہمارا باپ ہے۔ باپ کو تو کبھی خیال نہیں آیا ہم سے ملنے کا، پھر ہم کیوں ملیں؟ ویسے بھی وہ یہاں نہیں رہتے، ایک بار میں نے پوچھا تھا مامی جی سے، صباحت نے کہا۔ مامی جی کو کیا پتا، ان کی دنیا تو بس اسی 4 دیواری کے اندر ہے۔ البتہ مما کو ضرور پتا ہوگا، لیکن وہ بتائیں گی نہیں۔ خیر، مجھے ذرا اور بڑا ہونے دو، پھر دیکھنا کیسے معلوم کرتی ہوں۔ مدیہ بڑے آرام سے بول رہی تھی، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ مدو، جو بات مما کو پسند نہیں وہ ہمیں سوچنی بھی نہیں چاہیے، صبا نے خاصے ناصحانہ انداز میں کہا۔ تبھی دستک کے بعد ذرا سا دروازہ کھول کر عمر اندر جھانک کر پوچھنے لگا، سنو، پھپھو سو رہی ہیں کیا؟ ہاں، کیوں؟ مدیہ جواب کے ساتھ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ اندر آتے ہوئے بولا، ابا جی بلا رہے ہیں انہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سو رہی ہوں تو مت اٹھانا۔ نہیں اٹھاتے، مدیہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ شاباش، اب ذرا ایک گلاس پانی پلا دو۔ عمر کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو مدیہ نے فوراً ٹوکا، بیٹھنا مت۔ کیوں؟ عمر کرسی ہلا کر دیکھنے لگا۔ کرسی مضبوط ہے، اسے چھوڑو اور یہاں سے نکل کر بائیں ہاتھ چند قدم چلو، پھر دائیں ہاتھ مڑ جاؤ، اس کے بائیں ہاتھ پر کچن ہے، وہاں فریج رکھا ہوگا، اسے کھولو، ایک ٹھنڈی بوتل نکالو، پھر گلاس اٹھا کر خود بھی پیو اور میرے لیے بھی لے آؤ۔ مدیہ نے بڑے آرام سے اسے پانی کا راستہ بتا کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہ بیٹھتے ہوئے ملامت کرنے لگا، اتنی دیر میں تم پانی لے آتی، خیر چھوڑو، مجھے کوئی ایسی پیاس نہیں لگی۔ توبہ، کتنے کاہل ہو تم لوگ، پانی نہیں پی سکتے۔ صباحت اٹھ کھڑی ہوئی، 4 بج گئے ہیں، بوا سے چائے کا بھی کہہ دینا۔ مدیہ نے جھٹ دوسرا کام بھی کہہ دیا۔ صباحت اس کی کاہلی پر تعصب سے سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ عدیل بھائی کی آمد کی اطلاع نے سارے میں ہلچل مچا دی تھی۔ اماں جی اور ابا جی خوشی میں بوکھلائے ہوئے تھے، روزانہ ایک ایک کو بلا کر اس کے سپرد کوئی نہ کوئی کام کرتے، اس کے بعد خود بھی سر پر جا کھڑے ہوتے تھے۔ ابا جی، وہ کچھ جھنڈیاں وغیرہ بھی لے آؤں، لال پیلی؟ عمر بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کی بھنورا آنکھوں میں چمکتی شرارت دیکھ کر صباحت اور مدیہ بے ساختہ ہنسی۔ ہاں ابا جی، پورے گھر کو جھنڈیوں سے سجائیں گے، مدیہ نے بھی کہا۔ شاندار استقبال ہونا چاہیے عدیل ماموں کا، جیسے کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہو۔ احمد نے ٹکڑا لگایا۔ کون آ رہا ہے؟ اماں جی سمجھی نہیں۔ وزیر اعظم اماں جی، وزیر اعظم، عمر زور دے کر بولا۔ ہائے، وزیر اعظم اپنے گھر آ رہا ہے؟ کیوں؟ اماں جی ایک ایک کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا فضول باتیں لے کر کھڑے ہو گئے ہو تم لوگ، جاؤ فلائٹ کا ٹائم معلوم کرو، ابا جی نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ابا جی میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، مدیہ نے کہا تو عمر لابی کی طرف جاتے جاتے پلٹ آیا۔ جی نہیں، خواتین سب گھر پر ہی رہیں گی، صرف مرد حضرات جائیں گے۔ میں آپ سے تو بات نہیں کر رہی۔ مدیہ کو اس کی مداخلت سخت بری لگی۔ میں بھی ابا جی سے کہہ رہا ہوں، ابا جی خواتین کو لے جانے کی غلطی نہیں کیجیے گا، کیونکہ عدیل چچا کو باہر آنے میں بہت دیر لگے گی اور اتنی دیر یہ لوگ وہاں کیا کریں گی؟ احمد نے مدیہ کے تپے ہوئے چہرے سے نظریں ہٹا کر ابا جی سے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن بچیوں کو شوق ہے۔ ابا جی مدیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ سب چلیں گے۔ تھینک یو ابا جی۔ وہ احمد کو چڑھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مقررہ وقت پر سب ایئرپورٹ پہنچے تو آگے بڑے بھیا اپنے بال بچوں سمیت موجود تھے، جنہیں دیکھ کر اماں جی کو شکیل بھائی کی کمی محسوس ہونے لگی تھی کہ 2 بیٹے پاس کھڑے تھے، تیسرا آنے والا تھا، جبھی ان کا دھیان شکیل بھائی کی طرف چلا گیا تھا۔ آپ کیا سوچنے لگی اماں جی؟ ادھر دیکھیں، عدیل بھائی آ رہے ہیں۔ آسیہ نے ایک ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ کر اشارے سے بتایا، پھر ہاتھ ہلانے لگی۔ ارے سمرا اور روبی کتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ میمونہ بھابھی عدیل کی بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یاسمین تو بیٹیوں کے ساتھ جلد ہی ان تک آن پہنچی، جبکہ عدیل بھائی کو کچھ دیر لگی تھی، اور سب سے ملتے ہوئے جب مدیہ اور صباحت کے پاس رکے تو خاصے محظوظ انداز میں باری باری دونوں کو دیکھ کر پوچھنے لگے، آپ دونوں میں مدیہ کون ہے اور صباحت کون؟ آپ بتائیں، مدیہ فوراً بولی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک بچے کے چہرے پر تل تھا، لیکن یہاں تو دونوں کے چہروں پر نظر آ رہا ہے، عدیل بھائی نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، پھر پلٹ کر یاسمین سے بولے، تم پہچان سکتی ہو؟ نہیں، یاسمین دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا چاچو، سوائے نبیل بھائی کے، عمر نے کہا تو عدیل بھائی کچھ حیران ہو کر نبیل سے مخاطب ہوئے۔ واقعی تم پہچان لوگے نبیل؟ نبیل سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے، جب ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی سوال کریں بھائی، مدیہ پہلے جواب دے گی۔ عقب سے آسیہ نے سرگوشی میں کہا، جسے سن کر عدیل بھائی پوچھنے لگے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ انٹر، مدیہ نے بتایا تو انہوں نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر بولے، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا آپ کو، آپ مدیہ ہو۔ آپ کو نبیل بھائی نے بتایا ہے؟ گویا وہ بھی جانتی تھی کہ اسے نبیل ہی پہچان سکتے ہیں۔ نبیل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔
जब तक अदील भाई बिजनेस और घर की सेटिंग्स कर लेते उन्हें यहीं सबके साथ रहना था, और अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे इसलिए जगह कम लग रही थी। लेकिन किसी ने जगह की तंगी पर कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। इसके बावजूद आसिया को अपने आप एहसास होने लगा कि उसकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। वो अगर यहाँ ना होती तो अदील भाई आराम से रह सकते थे। मैं किस हिसाब से यहाँ कब्जा जमाए बैठी हूँ। अम्मा जी और अब्बा जी की ख्वाहिश होगी कि अदील तवील अरसा बाहर रहने वाला बेटा अब उनके पास रहे, और हो सकता है अदील भाई भी यही चाहते हों। मेरी वजह से वो खामोश होंगे, लेकिन मुझे ख्याल करना चाहिए। आसिया खाने के बाद यूं ही सोचती हुई टेरेस पर आकर बैठी थी कि इन सोचों में घिरकर उठना ही भूल गई। फूफो, नबील ने पुकारा। तब वो चौंकी, जबकि उससे पहले उनकी स्टिक की आवाज़ भी बहुत वाज़ेह थी। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस यूं ही। तुम कहाँ चले गए थे? आसिया ने गहरी सांस के साथ पूछा। डैडी ने बुलाया था, शाम में उनकी तरफ चला गया। नबील ने आगे आकर उसके सामने कुर्सी संभाल ली तो उसने यूं ही पूछ लिया, कोई काम था बड़े भैया को? जी, कह रहे थे समीर को पढ़ा दिया करो, उसके एग्ज़ाम करीब हैं। नबील के जवाब पर उसने कुछ बेध्यानी में सर हिलाया, फिर लॉबी में नज़र डालकर बोली, उन दोनों की आवाज़ नहीं आ रही, सो गई क्या? नहीं, नीचे हैं, इतने अरसे बाद चाचू आए हैं इसलिए कुछ दिन तो हल्ला गुल्ला रहेगा। नबील ने इस ख्याल से कहा कि कहीं वो मदिया और सबाहत को बुलाकर उन पर पाबंदी ना लगा दे। हाँ, बहुत अरसे बाद आए हैं अदील भाई, और मैं सोच रही हूँ अब उन्हें यहीं रहना चाहिए। तो क्या वो थोड़े दिनों के लिए आए हैं? नबील ने पूछा। नहीं, आए तो मुस्तकिल हैं। यहीं रहने से मेरा मतलब है इस घर में, अम्मा जी और अब्बा जी के पास। लेकिन हमारी वजह से शायद वो यहाँ ना रह सकें, और मैं सोच रही हूँ उनके बजाय हमें अपने लिए अलग घर का इंतज़ाम करना चाहिए। हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है मुझे अब किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह जवान हो गया है। आखिर में नबील को देखते हुए आसिया ने मुस्कुराकर सर ऊंचा किया था। सोच तो आप ठीक रही हैं पुप्पो, लेकिन पता नहीं अब्बा जी मानेंगे कि नहीं, और शायद अदील चाचू भी ना माने। नबील ने उससे इत्तफाक करते हुए कहा। मैं सुबह ही अब्बा जी से बात करूंगी। अगर उन्होंने मुझसे इत्तफाक कर लिया तो फिर अदील भाई को वो खुद ही यहाँ रहने को कह देंगे। वैसे भी बेटा हमारे लिए घर का कोई मसला नहीं है, अपना अपार्टमेंट है, उसे फौरी खाली करवा के हम वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। मेरा क्लिनिक भी वहाँ से करीब पड़ेगा और मधु सबा को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो दोनों अभी तक नीचे हैं। आसिया को उनका नाम लेते ही ख्याल आ गया था। मैं देख रही हूँ पढ़ाई से दोनों भागने लगी हैं, तुम उन्हें डांटते क्यों नहीं हो? बड़े भाई हो, रोब में रखा करो। इसकी ज़रूरत नहीं है पुप्पो, पढ़ने में दोनों अच्छी हैं। नबील ने उनकी तरफदारी की। खाक अच्छी हैं, मैट्रिक में किसी एक ने पोजीशन नहीं ली। आसिया को वाकई इस बात का अफसोस था कि पढ़ाई के मामले में एक भी उस पर नहीं गई थी, और अभी वो मज़ीद उन्हें नालायक और लापरवाह जैसे खिताब से नवाजती कि जीने से उनके हंसने और भागने की आवाज़ आने लगी, जिस पर वो कदरे गुस्से से बोली, देखो ये हाल है इनका। फूफो, यही उम्र हंसने खेलने की है, प्लीज़ डांटिएगा नहीं। नबील ने पहले से उनकी सिफारिश कर दी। मैं तुम्हें डांटूंगी अगर जो ये इम्तिहानों में फ़ेल हुई तो। आसिया उठकर खड़ी हुई। नहीं होंगी, नबील ने यकीन से कहा, और जैसे ही वो दोनों सामने आई कदरे रौब से पुकार कर बोले, क्यों फजूल बातों में वक्त गंवा रही हो? कुछ हासिल नहीं होगा। अब अगर मैं पढ़ने के लिए कहूँगा तो नींद आने लगेगी तुम्हें। मुझे पहले से आ रही है। मदिया ने फ़ौरन लंबी जमाई ली। और तुम्हें? नबील ने सबाहत को देखा तो वह मिनमिनाई। 12 बज चुके हैं नबील भाई, और सुबह कॉलेज भी जाना है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम 1-2 घंटे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मदिया फ़ौरन टोक कर बोली। मैं तो 2 मिनट खड़ी नहीं रह सकती, सख्त नींद आ रही है। जाओ नबील भाई। जाने से पहले सुन लो कि कल से तुम दोनों को ठीक 9 बजे मेरे कमरे में मौजूद होना है, किताबों समेत। अंडरस्टैंड? उनकी सख्त तनबीह पर दोनों ने फ़ौरन इस्बात में सर हिला दिया था। आसिया ने अब्बा जी के सामने अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तजवीज़ रखी तो ना सिर्फ उन्होंने बल्कि अदील भाई ने भी मुस्तरद कर दी थी। उनका कहना था कि आसिया को हमने एक बार इस घर से रुखसत किया था, अगर दोबारा वो घर बसाने पर आमादा होती तो हम फिर इसी तरह रुखसत कर सकते थे, लेकिन इस तरह इस घर से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आसिया में यूं भी मनमानी की आदत नहीं थी। उसने शुरू से अपने हक़ में वालिदैन और भाइयों के फ़ैसले को तस्लीम किया था। अगर खुद से कोई फ़ैसला किया भी तो उसमें वालिदैन की रजामंदी शामिल थी, इसलिए कभी कोई उससे नाराज़ नहीं हुआ। सब खुश थे, और सबकी खुशी में वो पता नहीं खुश थी कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। बहरहाल जब ये तय हो गया कि उसे यहीं रहना है, तब उसने अपने ड्राइंग रूम में एक बेड रखवा कर वो कमरा अदील भाई की दोनों बेटियों समरा और रूबी के हवाले कर दिया। उस वक्त मदिया उन दोनों के पास बैठी इधर उधर की हाँक रही थी कि नबील भाई दरवाजे में आकर पुकार कर बोले, मदिया टाइम क्या हुआ है? टाइम टाइम। मदिया ने वाल क्लाक की तलाश में सर घुमा घुमा कर चारों ओर नज़र दौड़ाई, फिर अपनी खाली कलाई सामने करके बोली, सॉरी नबील भाई, मेरे पास घड़ी नहीं है। ऐसा करें लॉबी में सामने क्लॉक है, वहाँ देख लें।
मैं देख चुका हूँ, चलो उठो, किताबें लेकर मेरे कमरे में जाओ। वो उसके अनजान बनने को यकसर नज़रअंदाज कर गए। उफ़, मैं तो भूल ही गई थी। आप चले, मैं अभी आती हूँ, बस 2 मिनट समरा से। समरा कहीं नहीं जा रही, तुम इससे 2 मिनट नहीं 2 घंटे बातें करना, लेकिन पढ़ने के बाद। चलो उठो। वो ज़रा बराबर रियायत देने को तैयार नहीं हुए तो वो उठती हुई समरा से बोली, बहुत जालिम है ये, इनसे कभी दोस्ती नहीं करना। नबील खामोश खड़े रहे और जब वो बड़बड़ाती हुई उनके करीब से निकल गई तब वो समरा और रूबी को देखकर मुस्कुराए। मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब हम यहाँ तो नहीं होंगे नबील भाई, रूबी ने कहा। कहीं भी हो मैं वहीं आ जाऊँगा, ओके। वो कहकर जैसे ही पलटे उनकी स्टिक कारपेट में उलझकर हाथ से निकल गई और इससे पहले कि वो झुककर उठाते, समरा ने बहुत तेज़ी से आकर स्टिक उठाकर उन्हें थमाई थी, जिससे उनका चेहरा फीका पड़ गया। शायद इस तरह की हमदर्दी उन्हें महरूमी का एहसास दिलाती थी। बहुत कोशिश से वो शुक्रिया कहकर अपने कमरे में आए तो मदिया जाने किस बात पर सबाहत से उलझ रही थी। उन्हें देखकर एकदम खामोश हो गई और जब वो बैठ गई तब कहने लगी, आप एक ही वक्त में हम दोनों को नहीं पढ़ा सकते नबील भाई, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। सबा तुम चाय बना कर लाओ। उन्होंने बड़े आराम से सबा को भेजकर मदिया के सामने किताब खोल दी थी और उनका इरादा पूरे 2 घंटे पढ़ाने का था, लेकिन उससे पहले ही अहमद, सोनिया, उमर और सोबिया ने आकर उनके कमरे पर धावा बोल दिया। वो कहते रह गए, कुछ देर तुम लोग समरा और रूबी के पास बैठो, लेकिन उमर जाकर उन दोनों को भी उधर ही ले आया था। आप लोग ज़रा पहले आ जाते, मदिया जल्दी जल्दी किताबें समेटती हुई बोली। हमें क्या पता था कि यहाँ तुम पर जुल्म हो रहा है, फिर भी दुआएं दो हमें कि जल्दी छुट्टी हो गई। अहमद नबील भाई के बराबर बैठते हुए बोला। असल में नबील भाई सुबह छुट्टी है ना, और हाँ शकील चचा आ रहे हैं कल फैमिली के साथ, अभी उनका फ़ोन आया था। उमर ने बताया तो मदिया को अफसोस हुआ। कल क्यों आ रहे हैं? हमारे इम्तिहानों के बाद आते, तब मैं फ़ारिग होती तो उनके साथ इस्लामाबाद चली जाती। ईमान से मुझे बहुत शौक़ है इस्लामाबाद, मरी सवात वगैरह जाने का। लाओ हाथ दिखाओ, इस्लामाबाद जाने की लकीर है कि नहीं? उमर ने उसकी कलाई झपटते हुए कहा तो सब बेसाख्ता हंसे। आपको हाथ देखना आता है उमर भाई? रूबी ने बहुत शौक़ से पूछा। सारे काम आते हैं इसे। उमर से पहले मदिया उसकी तारीफ़ में शुरू हो गई। लेकिन आज तक किया कोई एक काम भी नहीं, क्योंकि एक तो बेचारे को भूलने की आदत है, दूसरे घर से निकलते ही इसकी जेब कट जाती है। कभी इसके साथ कहीं जाने की गलती मत करना, तुम्हें रास्ते ही में कहीं छोड़ आएगा। ये सरासर बेईमानी है मधु, उमर ने एहतजाज किया। रूबी, इसका यकीन नहीं करना, ये बहुत झूठी है। हाँ, ये भी झूठ है कि मदिया कोई वाक़या सुनाने जा रही थी कि वो चीख पड़ा, बस चुप हो जाओ। नबील ने टोका। चिल्लाओ नहीं उमर। और मदिया, ये क्या हरकत है? मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता समरा और रूबी भी जान जाएंगी। मदिया उमर को देखकर हंसी तो उसने यूं मुँह पर हाथ फेरा जैसे कह रहा हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक बात बताओ, समरा ने मदिया को अपनी तरफ मतवज्जा किया। तुम्हें और सबा को एक जैसी शक्ल की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है? हमें क्यों होगी प्रॉब्लम, दूसरों को होती है, सबाहत ने फ़ौरन कहा तो मदिया उसे देखकर बोली, क्यों, हमें नहीं होती क्या? फिर समरा से कहने लगी, पहले स्कूल में और अब कॉलेज में भी लड़कियां जिद कर देती हैं, रोक रोक कर पूछती हैं, सुनो तुम मदिया हो के सबाहत? ख्वामख्वाह में ही, ना कोई और बात करनी होती है ना कोई काम होता है, बस यूं ही पूछेंगी। तुम्हारी गलती है ना, तुम अगर सबाहत जैसा तिल बनाना छोड़ दो तो कोई भी नहीं पूछेगा। सोनिया ने कहा तो वो अंगूठे से अपना तिल मिटाती हुई बोली, मैं हमेशा तो नहीं लगाती। ये क्या फजूल बातें ले बैठी हो तुम लोग? अहमद टोकते हुए बोला। नबील भाई भी बोर हो रहे हैं। मैं अभी बोरियत दूर करता हूँ। नबील भाई एक शेर सुनिए। उमर फ़ौरन मूड में आ गया। इजाज़त है? इरशाद इरशाद, लड़कियों ने कोर्स में कहा। वो क्या है कि हाँ, इन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे। मुझे रोक रोक पूछा, अबे किधर जा रहा है? उमर ने अच्छे भले शेर की आखिर में रेड लगा दी, जिस पर सब बेसाख्ता हंसे, लेकिन सबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उमर प्लीज़ ऐसे नहीं करो, ठीक से सुनाओ। ठीक है, अच्छा लो, ठीक से सुनो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में कुत्तों से पाला पड़ जाए। बस करें, सबाहत चीख पड़ी, जिससे उसकी शायरी से वाबस्तगी जाहिर हो रही थी। नबील ने कुछ हैरान होकर उसे देखा, फिर मुस्कुराए थे। शकील भाई की इस्लामाबाद से आमद का मकसद एक तो अदील से मुलाकात, दूसरे अपने बेटे अशर के लिए सोनिया को मांगना था। गो कि अभी अशर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इधर सोनिया ग्रेजुएशन कर चुकी थी, और क्योंकि शकील भाई और सीमा भाभी का पहले से इरादा था उसे बहू बनाने का, इसलिए उन्होंने अभी बात कर लेनी मुनासिब समझी, ताकि और कोई प्रपोज़ल हो तो उसे साफ मना कर दिया जाए। यूँ भी पहला हक़ करीबी रिश्तों का ही होता है। जब शकील भाई ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो खुसूसन अम्मा जी और अब्बा जी बहुत खुश हुए, क्योंकि माँ बाप की ये दिली आरजू होती है कि उनकी औलाद आपस में एक दूसरे का ख्याल रखने और मोहब्बत करने वाली हो।
बहरहाल तय ये पाया कि अभी मंगनी कर दी जाए और साल 2 साल बाद जब अशर अपने पैरों पर खड़ा हो तब शादी होगी। मंगनी की बाकायदा तकरीब की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि घर की बात थी, लेकिन इतने अरसे बाद अब्बा जी की सारी औलादें इकट्ठी हुई थी तो उन्होंने बाकायदा तकरीब का कहकर सब में हलचल मचा दी थी। क्योंकि वक्त कम था, 2 रोज़ बाद शकील भाई को वापस जाना था और एक दिन में सारा इंतज़ाम। लड़के बाहर के कामों में और लड़कियां घर में भागती फिर रही थी। शाम से पहले सब काम हो गए, उसके बाद सबको अपनी अपनी तैयारी की फिक्र पड़ गई। सबा, तुम्हारे पास ऐसा दुपट्टा है? सोबिया पर्पल कलर का सूट लिए सबाहत के पास आकर पूछने लगी तो वो जो अपने कपड़े प्रेस कर रही थी छोड़कर सोचने खड़ी हो गई। ऐसा दुपट्टा? हाँ, मधु के पास होगा, उससे ले लो। कहाँ है मधु? अभी तो यहीं थी। अच्छा ठहरो, मैं देती हूँ। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों पर इस्त्री फेरी, फिर प्लग निकालकर सोबिया से सूट लेकर अलमारी में उसका हमरंग दुपट्टा तलाश करने लगी। सबा, मेरे कपड़े इस्त्री हो गए? मदिया गालिबन सीढ़ियाँ फलांगती हुई आई थी, सांस फूल रही थी। हाँ, उसने अलमारी के अंदर से जवाब दिया। वहाँ रखे हैं, ले लो। तुम क्या तलाश कर रही हो? मदिया ने पूछा। ये वो दुपट्टा निकाल कर पलटी, फिर सोबिया से पूछने लगी, इस्त्री कर दूँ? नहीं, मैं कर लूँगी, शुक्रिया। सोबिया उसके हाथ से दुपट्टा और कपड़े लेकर चली गई तो उसने मदिया को देखा जो अचानक जाने किस बात पर हंसने लगी थी। तुम क्यों हंस रही हो? उसने पूछा। वो अहमद भाई पता है क्या कह रहे हैं कि वो भी अशर भाई के हम उम्र हैं, इसलिए उनकी मंगनी भी होनी चाहिए। कितनी देर से मामी जी से उलझ रहे हैं, मदिया ने उसी तरह हंसते हुए बताया। वाकई, वैसे कह तो ठीक रहे हैं, जब अशर भाई की हो रही है तो उनकी भी होनी चाहिए। सबाहत ने ज़रा देर की खुशगवार हैरत के बाद संजीदगी से कहा। लो, तुम भी यही कह रही हो? मदिया ने यूं सर झटका जैसे वो अहमक हो। ठीक कह रही हूँ। अगर तुम ठीक कह रही हो तो फिर नबील भाई क्यों खामोश हैं? एहतजाज तो उन्हें करना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, पहले उनकी होनी चाहिए, लेकिन उनसे शादी कौन करेगा? वो तो लंग। सबाहत ने फ़ौरन मदिया के होंठों पर हाथ रख दिया क्योंकि वो आसिया के साथ नबील को अंदर आते हुए देख रही थी। नबील का चेहरा यकबारगी स्याह पड़ गया और आसिया ने इंतहाई गुस्से में मदिया की तरफ कदम बढ़ाए थे। मदिया ने झटक कर सबाहत का हाथ अपने मुंह से हटाया और जैसे ही पलटी आसिया को देखकर सहम गई। क्या कह रही थी तुम? आसिया की आंखों से शरारे निकल रहे थे और गालिबन उसे मारने के लिए हाथ उठाया था कि अकब से नबील ने उसकी कलाई थाम ली। नहीं फुप्पो, छोड़ दो नबील, मैं इसकी ज़ुबान काट दूंगी। आसिया अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। फुप्पो प्लीज़, आपको मेरी कसम। नबील ने फ़ौरन अपनी कसम दी जिससे आसिया के खोलते वजूद पर ओस पड़ गई थी। आइए चलें, अपने कमरे में चलें। आसिया मदिया को घूरती हुई फ़ौरन कमरे से निकल गई तो सबाहत की समझ में नहीं आया कि वो नबील को रोककर उनसे माजरत करे या पहले मदिया को देखे जो आसिया के जाते ही बेड पर औंधी गिर गई थी। खुद को इंतहाई मुश्किल में महसूस करते हुए उसने बेबसी से नबील को देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर मदिया की तरफ इशारा किया, फिर अपनी स्टिक थाम कर चले गए। सुनो मधु, अगर तुम अपनी गलती पर नादिम होकर रो रही हो तब तो ठीक है। उसने मदिया को मुखातिब करके इसी कदर कहा था कि वो झटके से सीधी होकर बोली। कौन सी गलती की है मैंने जिस पर नादिम होकर रोऊंगी? एक तो तुम अपनी गलती भी तस्लीम नहीं करोगी। खैर छोड़ो, इस वक्त हम इस बहस में नहीं पड़ते। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। उसने मौका की नज़ाकत का एहसास करते हुए कहा। मैं कोई तैयार नहीं हो रही और ना नीचे जाऊंगी, मदिया ज़िद्दी लहजे में कहती दोबारा औंधी हो गई। देखो, खुशी का मौका है, इस तरह मत करो, बहुत बुरी बात है। चलो उठो। वो उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ मिली जुली आवाज़ों ने उसकी तवज्जो खींच ली। सब लोग यहाँ आ रहे हैं क्या? वो मदिया को छोड़कर कमरे से निकल कर आई तो देखा मैमूना भाभी आसिया के कमरे में दाखिल हो रही थी और उनसे पहले पता नहीं कौन कौन अंदर गया था। मामी जी, उसने बेसाख्ता पुकारा और मैमूना भाभी के पलट कर देखने पर पूछा, कौन आया है? कोई नहीं, मैमूना भाभी ने कहा और आसिया के कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसे कुछ अजीब सा लगा। कुछ देर वहीं खड़ी अपने आप क्यास करती रही, फिर नबील से पूछने के इरादे से उनके कमरे में गई थी कि वो उसे देखते ही कहने लगे, तुम्हें माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मदिया की नादानियों का बुरा नहीं मानता। बदतमीज़ी को आप नादानी कह रहे हैं नबील भाई। खैर, इस वक्त मैं उसकी तरफ से माजरत करने नहीं आई बल्कि ये पूछने आई हूँ कि मम्मा के कमरे में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उल्टा उससे पूछने लगे। मुझे नहीं पता, मैंने अभी मामी जी को जाते हुए देखा है और भी पता नहीं कौन कौन है और उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? होगी कोई ऐसी बात जो बच्चों के सामने करने की नहीं होगी, नबील ने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर गोया उसे तसल्ली दी। नहीं नबील भाई, मुझे तो कोई गंभीर मसला लगता है, आप जाकर मालूम करें ना। उसने बेसब्री का मुजाहरा किया। तभी बुआ दरवाजे तक आकर नबील से बोली, मियाँ तुमको आसिया बीबी बुला रही हैं। कहाँ बुआ? अपने कमरे में? उसने फ़ौरन बुआ से पूछा तो नबील टोक कर बोले,
सबा तुम्हें क्या हो रहा है? जाओ नीचे सोनिया वगैरह के पास जाओ। फिर उसे साथ लिए हुए कमरे से निकले और आसिया के दरवाजे पर रुककर उसे आगे जाने का इशारा किया तो वह जज्बज होकर कुदरे सुस्त रवि से सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आई। तुम? बरामदे में टहलता हुआ अहमद रुककर गौर से उसे देखने लगा तो अकब से उमर शरारत से बोला, बड़े भाई पहले तस्दीक कर लीजिए। वही कर रहा हूँ, अहमद पहले बेध्यानी में बोला, फिर एकदम सटपटा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या पहचानता नहीं हूँ? ये सबा है, सबा मेरी प्यारी बहन। प्यारी बहन? तुम्हारी प्यारी बहन कहाँ है? उमर ने उसके करीब आकर मदिया के बारे में पूछा तो वो उन दोनों की बातों पर हैरान हो रही थी। उसी आलम में बोली, वो रो रही है। हाय, ये रोने का कौन सा वक्त है? मतलब मौका है। कुछ देर पहले तक तो यहाँ ठीक ठाक खड़ी थी, फिर क्या हुआ? उमर पूछ उससे रहा था और देख अहमद को रहा था जैसे मदिया के रोने का सबब वही हो। बस वो मम्मा ने ज़रा सा डांट दिया तो वो रोने लगी। और ये आप दोनों इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? वो बारी बारी दोनों को देखने लगी। मैं नहीं, सिर्फ अहमद भाई बेचारे बड़े सब्र आजमा लम्हात से गुजर रहे हैं, इसलिए कुछ बौखला गए हैं। उमर ने कहा तो उसे एकदम मदिया की बात याद आई। हंसते हुए बोली, हाँ मधु बता रही थी कि आप भी मंगनी करना चाहते हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया होगा कि ये उसी से करना चाहते हैं। उमर ने फ़ौरन कहा तो खुशगवार हैरत के बायस उसका पूरा मुंह खुल गया। मुंह बंद करो वरना मक्खी चली जाएगी, और जल्दी से बताओ क्या तय पाया? उमर ने टोक कर पूछा। तो क्या मम्मा के कमरे में यही तय पा रहा है? मुझे नहीं पता, मैं अभी मालूम करती हूँ। वो तेज़ी से पलटी और दो दो सीढ़ियाँ फलांगती हुई ऊपर आई तो आसिया के कमरे के बंद दरवाजे पर बस एक लहजा को रुकी, फिर अपने कमरे में आ गई और रोंदी पड़ी मदिया के बराबर गिरते हुए बोली, सुनो, अहमद भाई अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं, यानी अशर भाई के साथ उनकी मंगनी का प्रोग्राम भी तय पा रहा है। मैं क्या करूं? मदिया का गुस्सा और नाराज़गी अभी तक कम नहीं हुई थी। हाँ, तुम्हें क्या करना है, तुम तो बड़े आराम से दुल्हन बनकर बैठ जाओगी, उसने कहा तो मदिया एकदम सर ऊंचा करके उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मम्मा के कमरे में सब जमा है और नीचे अहमद भाई बेचारे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा क्या फ़ैसला करती हैं, उसने शरीर मुस्कुराहट के साथ बताया तो मदिया के चेहरे पर ना सिर्फ रंग उतरे बल्कि वो घबरा भी गई थी, क्योंकि अभी वो उम्र के उस हिस्से में दाखिल हुई थी जहाँ पहली दस्तक हर हाल में असर दिखाती है, और यहाँ तो दस्तक बड़ी ज़ोरदार थी। पता नहीं अहमद कब से उसके बारे में इस अंदाज से सोचने लगा था, उस पर तो कभी जाहिर नहीं किया था, या हो सकता है वो ना समझी हो। सुनो, कभी अहमद भाई ने तुमसे? बात अभी सबाहत के होंठों में थी कि वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, मुझसे कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर तो बड़े छुपे रुस्तम हैं, मंगनी हो जाए फिर पूछूंगी उनसे। अरे ये तो मामी जी की आवाज़ है, लगता है सब लोग नीचे जा रहे हैं। चलो तुम जल्दी से उठ जाओ क्योंकि मम्मा अब इधर ही आएंगी। सबाहत आवाज़ों पर कान लगाकर जल्दी जल्दी बोलते हुए उठ खड़ी हुई तो मदिया भी फ़ौरन उठकर वाशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद आसिया उनके कमरे में आई और इधर उधर देखने के बाद उससे पूछने लगी, मधु कहाँ है? वाशरूम में, उसने बताया और बेख्तियार बढ़कर आसिया के गले में बाजू डाल दिए। मम्मा, आप मधु की शादी कर रही हैं? शादी नहीं, इंगेजमेंट, अहमद के साथ। मधु को बता दो और उसे तैयार करके नीचे सोनिया के पास ले जाओ। बल्कि ऐसा करो, समिया को बुला लो, वो उसे तैयार कर देगी। तुम अपना हुलिया ठीक करो। उस वक्त से क्या कर रही थी? आखिर में आसिया ने उसे टोका तो वो कुछ सटपटा गई। वो मम्मा, मैं मधु का मूड ठीक कर रही थी, उस वक्त आपने डांटा था तो वो रो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं समिया को भेजती हूँ। आसिया चली गई तो उसने पहले वाशरूम का दरवाज़ा बजाकर मदिया को जल्दी नहाने का कहा, फिर अलमारी खोलकर उसके लिए दूसरे कपड़ों का इंतखाब करने लगी। रात बहुत देर तक खासा हंगामा रहा था। 3 बजे के करीब सब अपने अपने कमरों में गए थे, इसलिए सुबह के आगाज़ पर बेहद खामोशी थी। आसिया ने खुद ही अपने लिए चाय बनाई और मग लिए हुए बेटियों के कमरे में आ गई। वो दोनों बेखबर सो रही थीं और आसिया का उन्हें उठाने का कोई इरादा नहीं था, बस देखने चली आई थी, क्योंकि रात मदिया की मंगनी करके जहाँ वो खुश थी वहाँ उसके अंदर अजीब सी बेचैनी समा गई थी। शायद अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की नाकामी ने उसे खाइफ कर दिया था। हालांकि अहमद उसके सामने परवान चढ़ा था, बहुत मेहनती, लायक और ज़िम्मेदार लड़का, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो बहुत तरक्की करेगा। फिर कोई गैर भी नहीं था, यानी हर लिहाज से मौजू। इसके बावजूद वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो पा रही थी, तो ये उसके अंदर का खौफ था जिसे बरसा बरस की गर्द भी धुंधलाने में नाकाम रही थी। शायद इसलिए कि वो बेटियों की माँ थी। बहरहाल चाय ख़त्म होने तक वो वहीं खड़ी चुपचाप दोनों को देखती रही। फिर उसी खामोशी से उनके कमरे से निकलकर आई तो नबील को जाते देखकर आहिस्ता आवाज़ में पुकार कर पूछने लगी, नबील कहाँ जा रहे हो बेटा? आप यहाँ हैं फूफो। मैं समझा नीचे गई हैं, आपको ही देखने जा रहा था, नबील ने वापस पलटते हुए कहा। मैं ज़रा मधु और सबा को देख रही थी, अभी तो नहीं उठेंगी, ये दोनों बेखबर सो रही हैं। चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। बुआ कहाँ हैं? आसिया किचन की तरफ बढ़ गई और नबील ने डाइनिंग रूम का रुख किया।
सोए तो तुम भी रात देर से थे, फिर तुम जल्दी कैसे उठ गए? कुछ देर बाद आसिया टेबल पर आई तो नबील से पूछने लगी, मुझे आज डॉक्टर इफ्तिखार ने यूनिवर्सिटी बुलाया है, वहीं जाऊंगा। कब तक लौटोगे? कुछ कह नहीं सकता, आपको कोई काम है तो बताएं। नबील का पूरी तरफ मतवज्जा होना इस बात का घमास था कि उसके काम की खातिर यूनिवर्सिटी जाना मुलतवी किया जा सकता है। नहीं, कोई काम नहीं है, मैंने इसलिए पूछा कि अगर 11 बजे तक तुम्हारी वापसी मुमकिन हो तो मेरी गाड़ी ले जाओ। कोई पता नहीं फूफो, देर भी हो सकती है, फिर आप क्लिनिक जाने में प्रॉब्लम होगी। और हाँ, रात सब साहिल पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, खसूसन अशर और समिया, क्योंकि कल तो वो लोग वापस चले जाएंगे, इसलिए आज शाम का प्रोग्राम रखा है। आप मदिया और सबा को मना तो नहीं करेंगी? नबील ने अचानक याद आने पर प्रोग्राम बताकर पूछा तो वह कदरे रुक कर बोली, तुम साथ जाओगे तो मना नहीं करूँगी, और ख़ास तौर पर मधु का ख्याल रखना, पानी को देखकर पागल हो जाती है। जी मैं साथ जाऊँगा और ख्याल भी रखूँगा, नबील ने फ़ौरन कहा, क्योंकि रात मधु और सबाहत से वादा कर चुके थे कि वो उन्हें साहिल पर जाने की इजाज़त दिलवा देंगे। अच्छी बात है, मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ, तुम जब जाने लगो तो बुआ से कहना इन दोनों को उठा दें। आसिया चाय का आखिरी घूंट लेकर उठ खड़ी हुई, फिर नीचे आई तो यहाँ भी सब सो रहे थे। बस एक मैमूना भाभी थी जिनके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आता था। अम्मा जी और अब्बा जी के नाश्ते से फारिग होकर फैलावा समेटने में लगी हुई थीं। भाभी बच्चियाँ उठेंगी तो कर लेंगी सब, आप क्यों खुद को थकाती हैं? उसने अम्मा जी के पास तख्त पर बैठते हुए कहा। बच्चियों के करने को और बहुत से काम रखे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ा बहुत मैं कर लूँ। ऐसे तुम्हें पता है मुझे फारिग बैठने से वहशत होती है। सब पता है। आसिया मुस्कुराकर अम्मा जी के पानदान पर झुक गई और छालियाँ निकाल कर सर ऊंचा किया तो अम्मा जी जाने किन नज़रों से देख रही थी। वो कुछ ठिठक सी गई। क्या बात है अम्मा जी, इस तरह क्यों देख रही हैं? रात तुम्हारे सब भाई कह रहे थे कि बेटी की मंगनी करके तुम कुछ चुप चुप सी थी, वही देख रही हूँ कि तुम्हें क्या खदशा है। अम्मा जी ने साफ गोई से कहा तो वो अंदर ही अंदर जज्बस होकर बोली, खदशा कोई नहीं है अम्मा जी, बस ख्याल आ रहा था कि बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो गईं, फिर सब कुछ अचानक तय पा गया, इसलिए भी शायद मैं बौखला गई थी। वैसे इस रिश्ते से खुश तो होना, अम्मा जी जाने क्या खोज रही थी। जी आप सब खुश हैं तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी, बस ये है कि शादी जल्दी नहीं करूँगी, मधु बीए करेगी तो उसके बाद सोचूंगी, और इससे पहले दुआ करें नबील की जॉब हो जाए ताकि पहले इसकी दुल्हन ले आएँ। उसने कहा तो अम्मा जी हाथ फैलाकर बोली, मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ अल्लाह उसे रोज़गार दे, फिर उसका घर बसे, उसके सर पर सेहरा देखने की बड़ी आरज़ू है मेरी। अल्लाह आपकी आरज़ू जल्द पूरी करेगा इंशाअल्लाह, उसने सदके दिल से कहा और सीढ़ियाँ उतरते नबील को देखने लगी। मधु, कहीं जाने के लिए तुम हमेशा सबसे पहले तैयार होती हो, आज तुम्हें क्या हुआ है? अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। वहाँ नीचे सब तैयार खड़े हैं। सबाहत जिस हालत में उसे बैठा छोड़ गई थी उसी हालत में देखकर झंझला गई। अगर नहीं जाना तो साफ कहो ताकि दूसरों का प्रोग्राम तो ना ख़राब हो। अरे वाह, मैं क्यों नहीं जाऊँगी? मदिया चौंक कर बोली थी। तो फिर तैयार क्यों नहीं हो रही? उठो जल्दी करो। सबाहत ने उसके कपड़े उठाकर उसके हाथ में थमाए तो वो उठती हुई बोली, मैं क्या करूं सबा, मुझे अहमर भाई के सामने जाते हुए शर्म आ रही है। अरे, सबाहत बेसाख्ता हंसी। इसमें हंसने की क्या बात है, तुम्हारी मंगनी होती तो तुम्हें शर्म ना आती? मदिया बसोरती हुई हमेशा से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। 1-2 दिन की बात है, फिर पहले की तरह अहमर भाई के साथ लड़ती झगड़ती नजर आओगी। सबाहत ने उसे वॉशरूम की तरफ धकेलते हुए कहा तो वह जाते जाते रुक कर बोली, सुनो खबरदार जो किसी से कुछ कहा तो, मेरा मतलब है ये शर्म वाली बात। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी। सबाहत ने बमुश्किल अपनी हंसी होठों में छुपाई थी। तुम प्लीज़ तैयार हो जाओ, जल्दी करो। फिर जैसे ही मदिया तैयार हुई उमर शोर मचाता हुआ आ गया। अब क्या तुम दोनों के लिए बाकायदा पालकी लाई जाएगी? अगर पहले से कहा होता तो मैं इंतज़ाम कर सकता था, अब कहाँ से लाऊं? मेरे बाजुओं में भी इतनी ताकत नहीं है, वरना उठा कर ले जाता। अहमर भाई को बुलाऊं? आखिर में शरारत से मदिया को देखा तो वो जो पहले ही अहमर के सामने जाने से घबरा रही थी मज़ीद सुर्ख पड़ गई और सबाहत के पीछे चुपती हुई सरगोशी में बोली, मना करो इसे वरना मैं नहीं जाऊंगी। उमर, अब तुम ज़्यादा मत बोलो, चलो हम चलते हैं। सबाहत उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए नीचे ले आई जहाँ सब उसके मुंतज़िर थे और उन्हें टोकने में मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय चलो चलो कहते हुए चल पड़े। नबील अपने डैडी से गाड़ी ले आया था और अहमद ने अदील चाचा से ले ली थी और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 गाड़ियों में सब आराम से समा गए थे। साहिल पर उतरते ही नबील ने सबसे पहले मदिया को तनबीह की कि उसे पानी में दूर तक नहीं जाना और खिलाफ तवक्का उसके एहतजाज ना करने पर बेहद हैरान हुए और टोके बगैर रह भी नहीं सके। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत इसकी बिल्कुल ठीक है नबील भाई, बस ज़रा। सबाहत ने शरारत से मदिया को देखते हुए उसकी शर्म वाली बात बताना चाही, लेकिन उसके घूरने पर खामोश भी हो गई थी। क्या ज़रा? मधु तुम बताओ क्या हुआ है? सोबिया ने बारी बारी दोनों को देखा।
चलो बताती हूँ। मदिया ने सोबिया का हाथ पकड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर लहरों के ताक़ुब में चली गई तो बाकी सब भी जैसे बेकरार खड़े थे। फ़ौरन उन दोनों की तकलीद की। पीछे नबील पुकार कर कहते रहे कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, लेकिन अब उनकी कौन सुनता। समंदर की सतह पर सूरज की बराह रास्त किरणें मोतियों की मानिंद चमक रही थीं, और पहले जब कभी मदिया यहाँ आती थी तो इस दिलकश मंजर को देखते ही बेकाबू हो जाती थी और मैं सीपियाँ चुनूंगी कहती हुई भागती जाती थी। उसकी इस बात से सब वाकिफ़ थे, जब ही तो आसिया ने ख़ास तौर से उसका ख्याल रखने को कहा था। इस वक्त दूर बैठे नबील की नज़रें मुसलसल उस पर थीं और वो मज़ीद हैरान हो रहे थे कि मोती चुनने के जुनून में सबसे आगे भागने वाली सबसे पीछे रह गई थी और बेहद सुबक रफ्तारी से चल भी यूँ रही थी जैसे हर कदम सोच कर उठा रही हो। एक दो बार उसने पलट कर देखा, फिर अपने अतराफ सबकी तलाश में नज़रें दौड़ा रही थी कि अहमर हाथ हिलाता भागकर उसके करीब आकर पूछने लगा, तुम इतनी सुस्त क्यों हो रही हो? नहीं तो। वो एक नज़र अहमर को देखकर नीचे झुक गई और हाथों के प्याले में पानी भरकर सीधी हुई तो कहने लगी, मुझे आज पहली बार एहसास हो रहा है कि हम इसे पी नहीं सकते। आखिर इसमें इतना नमक क्यों मिला है? इस बात पर फिर कभी गौर करेंगे। ये बताओ, सुबह से कहाँ गायब थी? मैं सारा दिन तुम्हारी राह देखता रहा। अहमद ने उसकी हथेलियों के नीचे हाथ मारकर पानी उछालते हुए कहा तो वह अपनी शर्मगी मुस्कुराहट छुपाने की खातिर निचला होंठ दांतों में दबाकर दूसरी सिमत देखने लगी। सुनो, मेरा तो ख्याल था तुम इस मंगनी से खुश होगी, लेकिन अहमद उसके चेहरे पर उतरती धनक देख चुका था। महज सताने को दर्दनाक आवाज़ में जाने क्या कहने जा रहा था कि वो फ़ौरन बोल पड़ी, लेकिन क्या? लेकिन यह कि तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो। अहमद की शरारत पर वो एक लहजा को सटपटा गई, फिर तुनक कर बोली, जी नहीं, आपको कुछ ज़्यादा खुशफहमी हो रही है। मैं कोई खुशवुश नहीं हूँ। सच कह रही हो? अहमद ने उसकी आंखों में झांकना चाहा, लेकिन वो नज़रों का जाविया बदल गई। झूठ क्यों बोलूँगी? मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अहमद ने पुरजोश अंदाज में कहा। अच्छा। वो बेसाख्ता हंसी और भागकर समरा, सोबिया और सबाहत के साथ शामिल हो गई। हाय, तुम तो अहमद भाई के साथ थी। सोबिया को काफ़ी देर बाद उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था, जब ही हैरान होकर बोली, अब तुम्हारे साथ हूँ। वो लापरवाही से कहकर आगे बढ़ गई थी। फिर सूरज की अलविदाई किरणों के साथ सब पानी से निकलकर नबील के पास आकर बैठे तो उन्होंने सबको कोक पिलाई। उसके बाद ख़ास तौर से अशर और समिया से वापसी का पूछा तो समिया कहने लगी, यहाँ से बेशक चले नबील भाई, लेकिन अभी घर नहीं जाएंगे। तो फिर? नबील की सवालिया नज़रों के जवाब में समिया बाकी सबको देखने लगी। गालिबन उसकी समझ में नहीं आया कि और कहाँ जाने को कहे। यहीं प्ले लैंड चलते हैं, बहुत रौनक होगी। उमर ने अपने तई समिया को मुश्किल से निकाला, लेकिन वह बुरा सा मुंह बनाकर बोली, प्ले लैंड में बच्चों की दिलचस्पियाँ होंगी, हम क्या करेंगे? जनाब, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, 80 साल तक के बच्चों के लिए तफरीह ही तफरीह है। क्यों नबील भाई? उमर ने तस्दीक के लिए नबील को देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर यूँ कंधे उचकाए जैसे वो कुछ नहीं कह सकते। आप ही नबील भाई बस ऐसे ही हैं, हाँ कह देने में क्या हर्ज था? उमर नाराज़गी से कहकर बहुत फासले पर जा बैठा। अरे ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ कर बैठ गया है। समिया उसे देखकर हंसी। बच्चा ही है, नबील के लिए अभी भी वो छोटा सा उमर था। सुना उमर तुमने, नबील भाई तुम्हें बच्चा कह रहे हैं। सबाहत ने उसे मतवज्जा करके कहा तो वो जलकर बोला, इन्हें अपने सामने सब बच्चे लगते हैं। कभी अब्बा जी के साथ बैठे देखा है इन्हें? उनसे ज़्यादा ये सबसे शफकत से पेश आ रहे होते हैं। सबकी बेसाख्ता हंसी में नबील झींप कर रह गए थे। यूँ हंसी मजाक में वहीं बैठे इतनी देर हो गई कि फिर कहीं और जाने से नबील ने मना कर दिया और सीधा घर की राह ली। मैमूना भाभी, सीमा भाभी और यास्मीन खाना तैयार कर चुकी थीं और अम्मा जी अब्बा जी के साथ अपने अपने शोहरों को भी खिला चुकी थीं। अलबत्ता खुद उन सबके इंतज़ार में थी। आसिया क्लिनिक से लौटी तो वो भी भावजों के साथ वहीं बरामदे में बैठ गई थी। आसिया, मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा एक और बेटा नहीं है, सीमा भाभी ने अचानक आसिया को मुखातिब करके कहा तो उसने कुछ ताज्जुब से देखा। क्यों? तुमसे सबाहत मांगती। सीमा भाभी के लहजे में सबाहत के लिए बड़ा प्यार था। अच्छा। वो ज़रा सा हंसी, फिर कहने लगी, आपने और यास्मीन ने भी बस 2 बच्चों पर इक्तफ़ा कर लिया। क्यों यास्मीन, तुम्हें बेटे की ख्वाहिश नहीं थी जो तुम्हें मज़ीद बच्चे पैदा करने पर उकसाती? मुझे तो थी, लेकिन शायद अदील को नहीं थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है, बेटियां भी बड़ी नेमत हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। यास्मीन ने कहा तो सब तायद में सर हिलाने लगी थी। तभी बाहर गाड़ी रुकने के साथ सबकी आवाज़ें आने लगी और कुछ देर बाद सारी रौनक अंदर सिमट आई थी। पूरे आंगन में हंसी कह कहे गूंजने लगे। मैमूना भाभी ने बमुश्किल उठते हुए सबको खामोश कराया, फिर बोली, जल्दी सब हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। तुम लोगों के इंतज़ार में हमने भी नहीं खाया। आसिया, तुम भी यहीं रुकना? नहीं भाभी, बुआ खाना बना चुकी होंगी। आसिया फ़ौरन खड़ी हो गई। चलो नबील, मधु, सबा ऊपर चलो। जी मम्मा चलें। मदिया और सबाहत फ़ौरन सीढ़ियाँ फलांग गई। आसिया नबील के साथ ऊपर आई थी। कहाँ कहाँ गए तुम लोग?
کھانے کی ٹیبل پر آسیہ نے باری باری تینوں کو دیکھ کر پوچھا، بس ساحل پر؟ اس کے بعد سمیہ کی خواہش تھی کہیں اور جانے کی، لیکن دیر ہو گئی تھی اس لیے سیدھے گھر آ گئے، صباحت نے بتایا۔ پریشان تو نہیں کیا تھا نبیل ان دونوں نے تمہیں؟ آسیہ نے نبیل سے پوچھا تو مدیہ فوراً بول پڑی، مما آپ کو ہمیشہ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہم نبیل بھائی کو پریشان کرتے ہوں گے؟ اس لیے کہ تم پریشان کرتی ہو، اور نبیل نے کبھی مجھے خود سے نہیں بتایا۔ میں پوچھوں گی جب بھی منع کر دے گا، اور یہ اس کی تم دونوں کے ساتھ محبت ہے جو تمہاری بدتمیزیاں بھی نہ صرف خود اگنور کرتا ہے بلکہ مجھ سے بھی چھپاتا ہے۔ آسیہ کھانے میں مصروف رہ کر بالکل سرسری انداز میں بول رہی تھی، یعنی اس وقت کسی تنبیہ یا لیکچر دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس کے سرسری انداز نے ہی مدیہ کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ شکیل بھائی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسلام آباد چلے گئے تو گھر کی رونق میں کچھ کمی ہوئی تھی، اور زیادہ کمی اس وقت ہوئی جب عدیل بھائی الگ گھر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ گو کہ ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی یہ گھر بہرحال خالی خالی لگنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ 3-4 مہینے ہی یہاں رہے تھے، لیکن ان کا جانا سب کو ہی محسوس ہو رہا تھا۔ رات میں نبیل حسب معمول مدیہ اور صباحت کو پڑھانے بیٹھے تو دونوں کے چہروں پر بیزاری دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا بات ہے، پھپھو نے کسی بات پر ڈانٹا ہے تم دونوں کو؟ نہیں تو، دونوں ایک ساتھ بولی تھیں۔ پھر یہ رونی شکلیں بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ نبیل بھائی سمرہ اور روبی چلی گئی ہیں نا، ان کے بغیر سارا دن ہم بہت بور ہوئے، ایمان سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ صباحت نے سبب بتا کر اپنے سامنے کتاب بھی بند کر دی۔ ہاں کچھ خاموشی تو محسوس ہو رہی ہے ان کے جانے سے، خیر کچھ دن کی بات ہے پھر پہلے کی طرح لگنے لگے گا، انہوں نے خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تو بس جب پہلے کی طرح لگنے لگے گا تو تب پڑھیں گے۔ صباحت نے صرف کتاب بند کی تھی، مدیہ فوراً کتابیں سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے نا نبیل بھائی، ابھی کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، پھر آپ کیوں اپنی انرجی؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، نبیل ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ پتہ ہے امتحان کب سے ہیں، فیل ہو جاؤ گی تو تم سے زیادہ پھپھو میری کلاس لیں گی۔ مدیہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی تو صباحت نے جلدی سے اپنی کتاب کھولی۔ آج میں تمہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی پر ایک مضمون لکھواؤں گا، کتاب رکھو اور دونوں پین سنبھالو۔ انہوں نے باری باری دونوں کو دیکھ کر کہا، پھر اپنی ڈائری کھول کر اس میں جانے کیا تلاش کرنے لگے تھے کہ مدیہ نے انہیں پکارا۔ نبیل بھائی؟ انہوں نے بہت مصروف انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ نے شاہ سکندر کو دیکھا ہے؟ مدیہ کو غالباً شاہ کے ساتھ شاہ سکندر حیات کا خیال آیا تھا، بس ناموں میں ایک شاہ ہی تو مشترک تھا، اور نبیل نے بھی اپنی مصروفیت میں بس شاہ ہی سنا، اس لیے بڑے آرام سے بولے، نہیں میں ان کے مزار پر کبھی نہیں گیا۔ مزار؟ مدیہ اور صباحت کو جیسے شاک لگا تھا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دونوں تقریباً سکتے میں آ گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد نبیل ڈائری بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئے تو حیران ہو کر ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولے، یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ صبا ادھر دیکھو، کیا بات ہے؟ صباحت نے گمسم انداز میں انہیں دیکھا اور پھر ٹیبل پر پیشانی رکھ کر رونے لگی تو انہوں نے پریشان ہو کر مدیہ سے پوچھا، کیا ہوا ہے اسے؟ کتنے ظالم ہیں آپ لوگ، سب جانتے ہیں اور ہم دونوں سے چھپاتے ہیں۔ مدیہ پھٹ پڑی، آخر کیوں چھپایا ہم سے؟ کیا کہہ رہی ہو تم، کیا چھپایا تم سے؟ نبیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہی کہ ہم دونوں یتیم ہو چکی ہیں، ہمارا باپ۔ شٹ اپ مدھو، یہ فضول بکواس کس نے کی تم سے؟ وہ قدرے سختی سے ٹوک کر بولے، ابھی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ آپ ان کے مزار پر کبھی نہیں گئے۔ دیکھیے نبیل بھائی، ہم سے مزید کچھ نہیں چھپائیے ورنہ میں ابھی جا کر مما سے پوچھوں گی۔ مدیہ ان کے سخت لہجے سے خائف ہوئے بغیر روانی سے بولنے لگی تھی۔ نبیل نے کچھ دیر غور کیا، پھر ساری بات سمجھ کر کہنے لگے، بہت نکمی ہو تم دونوں، پتہ نہیں دھیان کہاں رہتا ہے۔ میں شاہ بھٹائی کی بات کر رہا تھا اور یہ تم شاہ سکندر حیات کو درمیان میں کہاں سے لے آئیں؟ تو کیا شاہ سکندر زندہ ہیں؟ مدیہ نے خوش ہو کر کہا تو صباحت بھی جلدی سے آنسو پہنچ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، انہوں نے کہہ کر فوراً موضوع بدل دیا۔ چلو آج تم دونوں کا واقعی پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، اٹھاؤ کتابیں اور کل سے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھنا۔ بالکل نہیں، جب تک آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گے میں کل تو کیا کبھی نہیں پڑھوں گی، مدیہ ضدی لہجے میں بولی۔ کون سی بات کا جواب چاہتی ہو؟ انہوں نے مدیہ سے پوچھنے کے ساتھ ایک نظر صباحت کو دیکھا جو اشارے سے اسے منع کر رہی تھی، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے شاہ سکندر کو دیکھا ہے، یعنی ہمارے پاپا کو؟ ہاں، لیکن مجھے وہ ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، یعنی اگر اب کبھی سامنا ہو جائے تو شاید میں انہیں پہچان نہیں سکوں گا، یا ہو سکتا ہے پہچان بھی لوں۔ نبیل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، پھر باری باری دونوں کو دیکھ کر پوچھا، بس یا کچھ اور اگر آپ کو ان کا اتا پتہ معلوم ہو تو وہ بتا دیں۔ مدیہ نے کہا تو وہ کچھ ٹھٹک سے گئے، نہیں مجھے نہیں معلوم، اور شاید یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ جس اپارٹمنٹ میں ان کی رہائش تھی وہ تو انہوں نے پھپھو کے نام کر دیا تھا، اس کے بعد جب تعلق ختم ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کسی کو ان کا اتا پتہ معلوم کرنے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔
नबील ने बहुत संभल कर दोनों को मुतमईन करने की कोशिश की। उन्हें तो मालूम है ना कि हम यहाँ रहते हैं, फिर उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? सारे सवाल मदिया उठा रही थी, जबकि सबाहत बिल्कुल खामोश थी, लेकिन चेहरा बता रहा था कि अंदर से वो भी उतनी ही मुतजस्सस है। मैं क्या कह सकता हूँ? अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि जब उन्हें कभी तुम्हारा ख्याल नहीं आया तो तुम भी उनके बारे में मत सोचो। अगर वो फेयर होते तो फूफो खुद तुम्हें उनके बारे में बताती, और अब तुम्हें फूफो का ख्याल करना चाहिए। तुम्हारे लिए सब कुछ वही हैं, खुद मेरे लिए भी वो मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं। बहुत मेहनत और मोहब्बत से उन्होंने हम तीनों की आबियारी की है। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें तकलीफ़ हो, समझ रही हो ना? बहुत नरमी से समझाते हुए उन्होंने दोनों को तनबीह भी की और उनके सर झुकाए पर उठते हुए बोले, चलो जाओ, अब सोने की तैयारी करो, सुबह कॉलेज भी जाना होगा। और सुन लो, कल से पढ़ने के औकात में दूसरी कोई बात नहीं होगी। दोनों ने अपनी किताबें संभाली और उन्हें शब्बा खैर कहकर अपने कमरे में आ गईं। झूठे हैं नबील भाई। लाइट ऑफ करके बेड पर लेटते ही मदिया ने नबील को झुठलाना शुरू कर दिया। उन्हें पापा के बारे में सब पता है, लेकिन साफ मुकर गए। जी नहीं नबील भाई, झूठे नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो उनसे हमेशा शाकी रहती हो। सबाहत को हकीकतन बहुत बुरा लगा था, इंतहाई नागवारी से बोली, एक बात बताओ सबा, तुम्हारा मुझसे ज़्यादा करीबी रिश्ता है या नबील भाई से? मदिया सुलग कर उठ बैठी। दोनों से एक सा है, तुम बहन और वो भाई। सगे भाई नहीं है वो, बल्कि उनसे खूनी रिश्ता तो बनता ही नहीं है तुम्हारा। फिर भी तुम मम्मा की तरह उन्हें मुझ पर फोकियत देती हो, क्यों? मैं किसी को किसी पर फोकियत नहीं देती। तुम चाहती हो कि तुम्हारी गलत बात पर भी मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती जाऊँ, तो ये मैं नहीं कर सकती। और ये तुम रिश्तों में सगे सौतेले का फ़र्क क्या ले बैठी हो? मैं किसी खूनी रिश्ते को नहीं पहचानती, जबकि नबील भाई की ज़ात हमारे लिए साहिबान जैसी है। जिन्होंने भाई की कमी तो पूरी की ही, इसके साथ वो शफ़क़त भी देते हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी खला का एहसास नहीं होने देती। तुम खुदा के लिए उनसे शाकी होना छोड़ दो, और आइंदा मेरे सामने उन्हें कुछ मत कहना। मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करती हूँ उतनी उनसे। सबाहत बोलते हुए जज्बाती हो गई थी, इसलिए आखिर में उसकी आवाज़ भरा गई, और बस उसका ख्याल करके मदिया ने मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया और उसकी तरफ से करवट भी बदल गई थी।